बच्चों हम लोग अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक है जैसे NaCl है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग बात करें तो क्या है, NaOH है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज, मतलब ये जो HCl है पूरा का पूरा टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। इसी तरीके से NaOH भी पूरा टूट जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जैसे कि CH3COH है। जब ये ब्रेक होता है तो CH3CO माइनस में और H प्लस में ब्रेक होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, लिखा भी है देखो, गेट पार्शली आयोनाइज इन एक्वास स्टेट। एग्जाम्पल है बेटा जैसे CH3SOH, हमने इक्विलिब्रियम में भी ये चीज़ पढ़ी थी। ये वीक एसिड है और ये क्या है बेटा, वीक बेस है। ठीक, तो अगर ये जब कम टूटेगा तो किस में टूटेगा, NH4 प्लस में OH माइनस में। तो ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जनरली समझ नहीं आता, अच्छे से समझोगे समझ आ जाएगा। देखो अभी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने पिछली क्लास में कि लैम्डा EQ का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में समझना है कि क्या फंडा है। देखो फंडा बस इतना समझना है बेटा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कितना गाढ़ा है। अगर जितना पानी डाल देंगे उतना गाढ़ापन कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वॉल्यूम भैया हम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब कम गाढ़ा हो रहा है ना। तो देखो अगर इस साइड बेटा, अगर इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर इस साइड बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इतना क्लियर है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम। तो मतलब इस साइड वॉल्यूम क्या हो रहा होगा बेटा, बढ़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस साइड अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम अगर इस साइड कम हो रहा है तो इस साइड बढ़ रहा होगा। बेटा हमने ग्राफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और वॉल्यूम में बढ़ा है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो देखो ग्राफ इसी तरीके से बढ़ाया गया है कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है बेटा जहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। कंसंट्रेशन 0 आने का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि इस पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपका बेटा वॉल्यूम 0 आ रहा है तो उस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होती है उसे बेटा हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसे बेटा हम लोग लैम्डा नॉट EQ से या फिर लैम्डा नॉट EQ इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पेपर में 4 से 5 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डी बाई इक्वेशन ना। तो जो डी बाई इक्वेशन होता है ये एक बस कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको बस इक्वेशंस याद रखनी है। जैसे लिखा हुआ है लैम्डा EQ जो होता है वो लैम्डा EQ नॉट माइनस A√C होता है, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैम्डा EQ है जिसको हमने डिनोट कर रखा है ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और लैम्डा नॉट EQ क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अरे तो हम लोग डी बाई इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट माइनस A√C होता है। जनरली आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किताबों में लिखा है जहाँ पे लैम्डा EQ क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, EQ नॉट क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और A क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अगर कभी किसी दिन क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर सकते हैं। C क्या है, कंसंट्रेशन, तो इसमें C कंसंट्रेशन है, A कॉन्स्टेंट है, नॉट लैम्डा नॉट EQ जो है वो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि कंसंट्रेशन जो है 0 के बराबर पहुंच गए, उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। अब देखो 2-3 चीजें हमें बस देखनी है, बहुत काम की। अभी हम थोड़ी देर पहले देख गया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए हमने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ टच भी कर रहा था y एक्सिस को। उस पॉइंट को हमने बोला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पर देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा
फंडा है। एक बार हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला तो जो पॉइंट था अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला जो ग्राफ जा रहा था वो टच कर रहा था इनफाइनाइट पोजीशन को। तो इनफाइनाइट पोजीशन को अगर टच कर रहा था तो हम यहाँ से इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट वाला निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में टच कर रहा है पर वीक में टच नहीं करेगा। आप दो तीन चीज़ें याद रखना। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका बहुत सिंपल सा फंडा है, टूटता नहीं है। तो उसे तोड़ने के लिए प्रक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? जितना ज़्यादा आप उसको डाइल्यूट करोगे, जितना पानी डालोगे डाइल्यूट करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। मतलब कि और ज़्यादा टूटेगा अगर आप बाहर से उसको डाइल्यूट करते जा रहे हो तो। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या मतलब है? इनफाइनाइट पॉइंट पे जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है कि जब आप डाइल्यूट कर रहे हो मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो जब वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं मतलब कि जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। तो जब आप ग्राफ देखोगे इसके कंडक्टेंस का तो आयन एकदम से बढ़ेंगे, तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो एकदम से बढ़ रही होगी। देखो यहाँ पे ग्राफ बना रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब इसमें भी वही है, इस साइड आने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इस साइड आने पर क्या बढ़ रहा होगा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, मतलब आप ज़्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हो, पतला करते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे देखो एकदम से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ी है। ये वो पॉइंट है हम लोग जो कह रहे हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि डाइल्यूट करने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रही है, तो ये वही वाला पॉइंट है। इसके बाद आप एक बार ये और देख लो कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वही जो बात मैंने बोली कि उसमें शार्प इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जब हम लोग उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट। वही लिखा है विद डाइल्यूशन शार्प इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीटेशन है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको 3 से 5 नंबर दिला के जाएगा बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ये है कोलेरोच लॉ। कोलेरोच लॉ क्या होता है कि भाई आपने एक चीज तो देखा कि भैया जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें जब जो डाइल्यूशन करने पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, देखो ये पैरेलल हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के वाई के। ठीक, तो ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर टच नहीं करेगा तो आप कभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते डाइल्यूशन। है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब जब कंसंट्रेशन जीरो होगा उस पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कभी नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलेरोच साहब आए। कोलेरोच साहब ने बताया कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो जो आयंस है वो जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो आयंस इतने दूर हो जाएंगे कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो सारे आयंस अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। जब सारे आयंस अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो एक इस आयन का कंडक्टेंस होगा, एक इस आयन का कंडक्टेंस होगा। तो जितने भी आयन सॉल्यूशन में है सबके कंडक्टेंस को अगर आप इंडिविजुअली ऐड कर दोगे तो हम नेट सोल्यूशन का कंडक्टेंस पा जाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, कोलेरोच लॉ किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है जब हम खूब डाइल्यूट कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना, कि बहुत हमने डाइल्यूट कर दिया, तो सारे आयंस दूर दूर होंगे। जब सारे आयंस दूर दूर होंगे तो सबकी अपनी अपनी कंडक्टेंस होगी। अगर हमें उस समय इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन की कंडक्टेंस चाहिए तो सभी आयंस के कंडक्टेंस को ऐड कर दो। यही क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आयंस का और सोल्यूशन का पूछा होगा तो आप कर सकते हो। तो ये लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है? आयन के सम की, और जो आयन का कोफिशिएंट है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे। ये जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर आपसे पूछा जाए मोलर कंडक्टिविटी Na2SO4 की बतानी है तो क्या करो, जो मोलर कंडक्टिविटी Na आयन की है और जो मोलर कंडक्टिविटी SO4 आयन की है दोनों की जोड़ दो। पर इसमें एक चीज आप देख रहे होगे, Na के आगे 2 था, है ना, तो कितने आयन में टूटेगा? 2। तो जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई सिंपल है ना। मान लो कि 2 Na के पार्टिकल मूव कर रहे थे तो उनकी कुछ कंडक्टेंस है और एक SO4 की है, तो आपने क्या किया, 2 Na की कंडक्टेंस और एक SO4 सबकी जोड़ दी तो वो सोल्यूशन का आपको मोलर कंडक्टेंस दे देगा। यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। इसी तरीके से Na3PO4 है तो Na के कितने आयंस होंगे? 3। तो 3 को आपने मल्टीप्लाई किया, मोलर
मोलर कंडक्टेंस ऑफ एक सोडियम से प्लस क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट। तो ये चीज़ कर लो। इसके बाद अभी आगे का आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ आए, देखना भाई। तो 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। एक था मोलर कंडक्टेंस, जो किसके बराबर था, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक, कप्पा हम लोग निकालना सीख चुके थे। कप्पा के बारे में हमने ये भी जाना था, कप्पा जो होता है वो G इंटू जी स्टार होता है, जहाँ पे G स्टार क्या होता था, सेल कांस्टेंट L/A, और G क्या होता था, G क्या होता था, 1 बाय रजिस्टेंस, है ना, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, कंडक्टेंस। तो क्वेश्चन में जनरली G नहीं गिवन होगा, आपको रजिस्टेंस गिवन होगा, तो G की जगह क्या लिख लेना, 1 अपॉन रजिस्टेंस, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये तो हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब देखो, जैसे अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हमें मोलर कंडक्टेंस बताना है CaSO4 का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है CaSO4 का। देखो आपको 2 शब्द में बता देता हूँ। जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसमें आप आयंस की जो मोलर कंडक्टेंस है उसे ऐड करके उसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हो। पर जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्वेश्चन करोगे बेटा, तो उसमें जो आयंस हैं उनको तो ऐड करोगे उनके कंडक्टेंस को, पर उनके आगे मल्टीप्लाई नहीं करोगे उनका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हमसे क्या पूछा गया, मोलर कंडक्टेंस। तो जब मोलर कंडक्टेंस हमसे पूछा गया है तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, सम ऑफ आयन ऑफ, जैसे आपसे पूछा गया मोलर कंडक्टेंस CaSO4, तो जो Ca का होगा और जो SO4 का होगा, जो SO4 जो आयन कैल्शियम और जो आयन SO4 का कंडक्टेंस होगा, उन्हीं दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो किसका आ जाएगा, CaSO4। तो देखो Ca का आपको दे रखा है 119 और SO4 का आपको दे रखा है 160। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 090 617 और 112, तो ये आपका आ गया 270 100 200, ये तो थोड़ा गलत हो गया ना, 617 सही है, 160 260 सही है, 279 आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा, मोलर कंडक्टेंस। क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस बाय n फैक्टर होता है। वहाँ पे n फैक्टर क्या होता है कि भाई मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि n फैक्टर मतलब या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो Ca पे कितना चार्ज आ रहा होगा, +2, और SO4 पे कितना आ रहा होगा, -2। या तो ये +2 वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो या -2 वाले का, मतलब n का वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो अगर बेटा मोलर कंडक्टेंस हमने निकाल लिया, मान लो मोलर कंडक्टेंस आपका आ गया 279, तो मोलर कंडक्टेंस आपका 279 आ गया। केवल इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 279 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद देखो, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 4-5 नंबर दिलाएगा। यह एप्लीकेशन ऑफ कोलेरिच लॉ। एप्लीकेशन ये है कि भाई आप ये तक बता सकते हो कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूट रहा है, कोई भी आयन कितना टूट रहा है, कोलेरिच लॉ की मदद से आप ये तक बता सकते हो। जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, वो मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होता है। भर भर के सवाल है, इससे ध्यान रखना। मोलर कंडक्टेंस आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। और जो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये आप सीख गए हैं ना, कि जो आयंस है उनके कंडक्टेंस को हम जोड़ देंगे उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, तो हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करना है तो उसमें भी आयन के कंडक्टेंस को जोड़ना है, बट उसमें क्या नहीं मल्टीप्लाई करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ कोलेरिच लॉ में यही है कि अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। अब देखो, जैसे बेटा ये एसिटिक एसिड है, ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम कोलेरिच लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये टूटेगा CH3CO- में और H+ में। तो अगर मान लो कि इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C था, तो ये दोनों तो प्रोडक्ट तो बने नहीं होंगे स्टार्टिंग में, तो ये दोनों 0-0 रहेंगे। थोड़ी देर बाद मान लो टूट रहा है और हमने क्या बोला, इसका डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, तो ये कितना बच जाएगा, C- C अल्फा, और ये कितना बन रहा होगा, C अल्फा और C अल्फा। यहाँ क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो C अल्फा बना। अगर यहाँ 2 होता तो कितना अल्फा बनता, 2C अल्फा। यहाँ पे 2 होता तो क्या लिखते, 2C अल्फा। अब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में भी, आपको मैंने चीज़ पढ़ाई थी, जो Ka होता है बेटा, जो होता है रिएक्शन क्वेश्चन भी बोलते थे, क्या आता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा, वही लिख दिया, C अल्फा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, C- C अल्फा। ये एट T = 0 था और ये T = T है। ठीक बेटा,
तो यहाँ से क्या हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसको मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। अब इस सी से बेटा सी कट जाएगा तो ऊपर केवल क्या बच जाएगा, ऊपर केवल क्या बच जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। अब मैं आपको भी पता है डिसोसिएशन बहुत थोड़ा होता है 10% 20%, मतलब 0.1 0.2, तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 के मुकाबले बेटा ये अल्फा बहुत छोटा अगर होगा तो मैं इस पूरे पार्ट को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ के ए जो है बेटा वो किसके बराबर हो गया सी अल्फा स्क्वायर। तो आप यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो, अल्फा कितना हो जाएगा बताओ के ए बाय सी का अंडर रूट। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। देखो भाई अगर नहीं आ रहा बस 3 बात है, कोहले-रोच लॉ है, तो कोहले-रोच लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, और निकालने का तरीका है कि जो आयंस का कंडक्टेंस है उसे ऐड करना है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। देखना भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोहले-रोच लॉ का एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चंस के बेसिस पे समझते हैं। देखो हमसे क्या पूछा गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बताना है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहले-रोच लॉ लगाते हैं, हमें किसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है AX का। अच्छा AX का कितना मोलर कंडक्टेंस होगा भाई, जितने उसके आयंस का होगा, यही तो पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनफाइनाइट, नॉट लगा मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन दूर दूर रहते हैं, तो दोनों आयन का कंडक्टेंस आप जोड़ दो तो आपको मोलर कंडक्टेंस सोल्यूशन का मिल जाएगा। तो अगर मुझे AX का चाहिए बेटा तो इसका मतलब मुझे किसका चाहिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन का और मोलर कंडक्टेंस ऑफ X आयन का। इन दोनों आयन्स का अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस मिल जाता है तो इसका मतलब मुझे मोलर कंडक्टेंस AX का मिल जाएगा। अच्छा ये AX का मुझे कैसे मिलेगा, इन्हीं में मुझे कुछ कलाकारी लगानी है, मैथ्स लगानी है थोड़ी सी, मतलब अगर बोले तो देखो AX का मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि भैया मोलर कंडक्टेंस ऑफ A प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ X रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है A। इसी तरीके से YZ का मोलर कंडक्टेंस का क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Y प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Z रहा होगा, ठीक। और AZ का क्या मतलब है बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ A प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Z रहा होगा। अच्छा अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए A और क्या चाहिए, गलत लिख दिया थोड़ा, AX YZ AZ, यहाँ पे कुछ और होगा, एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं क्या है, थोड़ा सा गलत लिख दिया इसमें। इसमें क्या है बेटा क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये था कौन सा क्वेश्चन है, ये है XZ है बेटा, ये जिसका हमें निकालना है ना, ये आपका है XY, सॉरी ये है बेटा XY, ठीक है, जिसका अपने को निकालना है ये है XY। देखो ये जिसका निकालना है अपने को बेटा ये है XY, ठीक है, XY का अपने को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल सी, अगर हमें XY का निकालना था मतलब ये किसका रहा होगा X, और ये किसका रहा होगा बेटा Y, ठीक है, ये X का रहा होगा ये Y का रहा होगा, ठीक है। अगर हमें X और Y का निकालना है मतलब X का चाहिए और Y का। अब देखो ऐसा कब हो सकता है कि आप X और Y पा जाओ इस सोल्यूशन से, देखो X ये रहा और ये रहा Y, पर बेटा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ठीक है भैया X और Y तो मिल जाएगा, पर साथ में मुझे Z और A भी मिल रहा है, पर मुझे Z और A नहीं चाहिए। तो Z A अगर नहीं चाहिए तो देखो एक तीसरी इक्वेशन है जिसमें A और Z है, अगर मैं तीसरी को माइनस कर दूंगा तो A और Z पे माइनस आ जाएगा, तो A भी कट जाएगा और Z भी कट जाएगा, और मुझे केवल क्या मिल जाएगा X और Y। देखो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को केवल X और Y चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को ऐड कर देता हूँ। देखो पहले वाले को ऐड कर दिया, ठीक है, पहले वाले को ऐड कर दिया, और किसको ऐड कर दिया बेटा, X और Y चाहिए था तो दूसरे वाले को भी ऐड कर दिया, लैम्डा नॉट Y प्लस लैम्डा नॉट Z। पर मुझे सिर्फ Y चाहिए और क्या चाहिए X, ये दोनों नहीं चाहिए, तो मैं तीसरे वाले को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस लैम्डा नॉट A माइनस लैम्डा नॉट Z, तो इससे क्या होगा, लैम्डा नॉट Z से लैम्डा नॉट Z कट जाएगा, लैम्डा नॉट A से लैम्डा नॉट A कट जाएगा, और हमें केवल जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक। पर ये कैसे मिला, कैसे मिला, आपने क्या किया, पहले वाले को ऐड किया जिसकी वैल्यू थी A, दूसरे वाले को ऐड किया जिसकी वैल्यू थी B, और तीसरे वाले को क्या किया बेटा, सबट्रैक्ट। तो आपका ये जो आंसर आएगा लैम्डा नॉट M का XY वाला, वो कितना आएगा बेटा, A प्लस B माइनस C। बेटा मतलब इसमें हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है कि भाई किन को ऐड करके किन को सबट्रैक्ट करके, कभी कभी क्या होगा कि हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि 2x होता और ये 2y
होता, ठीक, 2x 2y, तो मुझे 2x और 2y गायब करना पड़ता ना, तो इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है बेटा, ठीक, जिससे मतलब सॉरी मुझे अगर a और z अगर गायब करना होता तो मेरे को यहाँ से a z गायब करना पड़ता, और अगर यहाँ 2 2 होता, तो अगर 2 2 होता तो बेटा इसको मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ताकि 2a गायब हो जाता और 2z गायब हो जाता, और माइनस करके वैल्यू करते। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगा, इसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं। देखो ये रहा, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है किसके लिए, BaOH होल ट्वाइस के लिए, तो BaOH होल ट्वाइस के लिए निकालना है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या करता हूँ भैया, मेरे से ये पूछा गया है कि Ba का कंडक्टेंस प्लस 2OH का कंडक्टेंस, यही तो पूछा गया है। देखो यहाँ पे OH 2 था तो मैंने क्या कर दिया बेटा 2, क्यों, क्योंकि बेटा मोलर की बात हो रही है, अगर इक्विवेलेंट की बात होती है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता। अब देखो मुझे चाहिए केवल Ba का और OH का, अब किस केस में मुझे Ba और OH मिल रहा है, देखो पहले केस में और तीसरे केस में, ठीक, तो आओ एक बार मैं देखता हूँ, पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा नॉट NaOH की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको दे रखी है लैम्डा नॉट Na की और लैम्डा नॉट OH की, ठीक है बेटा, और दूसरा दे रखा है NaCl की, तो NaCl का मतलब क्या है, लैम्डा नॉट Na का दे रखा है और लैम्डा नॉट Cl का दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट BaCl2, तो लैम्डा नॉट BaCl2 दे रखा है, मतलब लैम्डा नॉट Ba का प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl का दे रखा है। अच्छा अपने को क्या चाहिए, अपने को केवल चाहिए ये Ba और केवल क्या चाहिए बेटा OH, ठीक है, तो इसका मतलब है भैया अगर आप पहले और तीसरे वाले को ऐड कर दोगे तो हमें ये तो मिल जाएगा, पर एडिशन में क्या मिल रहा है, 2Cl, क्या मिल रहा है बेटा 2Cl। अच्छा एक चीज़ और, हमें क्या कितने OH चाहिए, 2, यहाँ केवल कितना है 1, तो इसका ये मतलब है एक तो कि भैया हमें इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 248 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2OH हो गया जो आपको चाहिए था, पर ये भी क्या हो गया बेटा 2Na, है ना, क्या हो गया 2Na, तो मैं इसे लिख ही देता हूँ देखो ताकि क्लियर हो जाएगा, ये हो गया बेटा 2OH और ये क्या हो गया बेटा 2Na, ठीक है भैया क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं पहले को तीसरे को ऐड करता हूँ तो मुझे Ba भी मिल गया और 2OH भी मिल गया, पर जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो एक तो मुझे ये कबाड़ा मिला है, ठीक है, और एक ये कबाड़ा मिला, इन दोनों कबाड़ा को हटाने के लिए 2Cl और 2Na हटाने के लिए मेरे पास एक वैल्यू है जिसे मैं माइनस कर दूंगा NaCl को, पर यहाँ 2Cl है और 2Na है, तो मुझे इस पूरे को पहले क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो इसकी जो भी वैल्यू रही होगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है NaCl का कितना दे रखा है बेटा 126, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे भी 2 2 आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे बेटा सबट्रैक्ट, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहला वाला लिख दो, एक तो क्या लिख दो 2 लैम्डा Na, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा नॉट OH, ठीक है, इसको पहले को और तीसरे को, तो पहले को और तीसरे को तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले और तीसरे को हम लोग अगर सॉरी ये NaOH है और किसको ऐड कर रहे हैं बेटा, ये तुम्हारा BaCl2, यही चाहिए था ना मैं, हाँ तीसरे को ऐड कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ लैम्डा नॉट Ba प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl, ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग को, ठीक, तो अब ये तो हमारा आ गया, ठीक, तो हमने पहले और तीसरे को तो ऐड कर दिया, पहले और तीसरे को ऐड कर दिया और दूसरे को क्या करें बेटा सबट्रैक्ट, पर 2 से माइनस मल्टीप्लाई करके, तो हमें क्या मिला था, माइनस का क्या लिखेंगे बेटा -2 लैम्डा नॉट Na माइनस टू लैम्डा नॉट Cl, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो 2Na से आपका 2Na गया, 2 लैम्डा नॉट Cl से आपका 2Cl गया, अब केवल क्या बच गया, देखो 2 OH और एक Ba, यही हमारा रिक्वायरमेंट था, यही तो हमसे पूछा था बेटा BaOH होल ट्वाइस का क्या होगा, पर ये आप लाए कैसे, आप ये लाए कैसे भैया, हम ये लाए कैसे आप ये बताओ बेटा। तो आप ये लाने के लिए आपने एक तो क्या किया बेटा, इसमें इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, मतलब 2 × 248, एक तो ये किया, उसके बाद तीसरे वाले को क्या किया बेटा ऐड किया, तीसरी वाली वैल्यू कितनी है 280, और उसके बाद क्या किया बेटा माइनस किया, किसको, ये NaCl को, पर इसको माइनस तो किया पर कितने से मल्टीप्लाई करके 2 से, तो 2 × 126, इसे सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आ रहा होगा 524 के आसपास आंसर आ रहा था,
ठीक है, एक बार आप देख लेना कितना आंसर आ रहा है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं इसका। ठीक है, इसके साथ वाइंड अप कर देंगे हम लोग। देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे एक एसिटिक एसिड है, आपको दे दिया उसकी मोलैरिटी 0.001 है। बेटा कभी कभी मोलैरिटी नहीं लिखा होगा, केवल लिखा होगा मोल लीटर इनवर्स, तो इससे भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोल लीटर इनवर्स है मतलब मोलैरिटी है। और इसका कप्पा दे रखा, कितना दे रखा बेटा 3.905 इंटू 10⁻⁻⁵। टाइम की कमी, एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे करना है, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो सबसे पहले आपसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला पड़ा था बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा दे रखा है, 1000 दे रखा है, कप्पा आपको दे रखा है और मोलैरिटी भी दे रखा है और 1000 दे रखा है, तो आप यहाँ से मोलर कंडक्टेंस निकाल लोगे। दूसरा आपसे पूछा है अल्फा, तो अल्फा का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस आपने निकाल लिया। अब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर एसिटिक एसिड के लिए चाहिए तो क्या करोगे, दोनों आयंस को क्या कर दोगे, ऐड, अरे इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर जैसे मान लो एसिटिक एसिड के लिए चाहिए CH3COH के लिए चाहिए, तो मतलब कि जो मोलर कंडक्टेंस होगा CH3CO माइनस आयन का और जो मोलर कंडक्टेंस होगा H+ आयन का, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या पा जाओगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ से बेटा जो भी वैल्यू आ रही हो इसे सॉल्व करके देख लेना, आपकी जो भी वैल्यू आ रही हो कितनी आ रही है, एक बार देख लेते हैं इसको ताकि ख़त्म कर देते हैं फटाफट, टाइम का इशू है। इसकी वैल्यू बेटा अपनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही होगी बेटा 390.5। ठीक, और ये सॉल्व करके बेटा आपका आ रहा है 39.05। तो अगर बेटा हमें अल्फ़ा निकालना था, अगर मान लो हमें अल्फ़ा निकालना था, ठीक है, तो अल्फ़ा निकालने का क्या तरीका है, अल्फ़ा निकालने का क्या तरीका हमने पढ़ा था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस आपका है 39.05 और ये आया था बेटा 390.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1। ठीक है, अगर परसेंटेज में कोई पूछे 0.1 को तो क्या बोल दोगे, 10% है इसका आंसर। ठीक है, तो इतना ही था, एक बार आप लोग रिवाइज करो, शॉर्ट में मैंने एक बार कोशिश की जितना कर सकते थे, फटाफट मैं आपको बता दी, एक बार पढ़ लेना इसको। चलो ठीक है।